दोनों को देखते ही माथुर साहब अपनी गलती की सफाइयां पेश करने लग गए और इससे पहले कि चिराग उन्हें दुल्हन बदलने के लिए कुछ सुना था, उन्होंने एक चंट आदमी की तरह पहले ही उनसे माफी मांग ली ताकि बात ज्यादा बढ़े ही ना। लेकिन उन्होंने जब तमन्ना को चिराग से माफी मांगने के लिए कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। माथुर साहब का ये सुनकर दिमाग खराब हो गया। उन्होंने तमन्ना की बाह दबोचते हुए दबी आवाज में चिढ़कर कहा, ये क्या कर रही हो तमन्ना? इनके आने से पहले तुम्हें समझाया था ना मैंने कि आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तमन्ना के इस बेहुदा व्यवहार से माहौल एकदम गंभीर हो चुका था, इसीलिए माथुर साहब ने उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, माफ कीजिए चिराग, तमन्ना भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, बिना कुछ समझे कर भी देती है। चिराग ने एकदम दबी आवाज में खुद से कहा। माथुर साहब को ये बात सुनाई दी या नहीं दी तो वो तो वही बता सकते थे। तभी चिराग ने कहा, अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते अंकल, आप बस ये बताइए कि अब जबकि मेरी बीवी रूही है तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टीज आप मुझे कब दे रहे हैं? तमन्ना से रुका नहीं गया, वो फिर से उखड़कर बोली, इसके हिस्से की प्रॉपर्टीज? अब क्या चाहिए इसे और क्यों? इसकी जरूरतों के लिए कौन से लाख दो लगने हैं? इसका कुछ नहीं है अब यहाँ, अब जो भी बचा है वो मेरा है। तमन्ना के बड़बोलेपन से चिराग अंदर अंदर ही आग बबूला हुआ जा रहा था, मगर वो किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करके बैठा था। उसने खून का घूंट पीते हुए कहा, रूही मेरी पत्नी है और इसका जो भी है वो मैं इसे दिला कर रहूंगा। हाँ चिराग बेटा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं रूही का हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन डैड क्यों? तमन्ना ने फिर से बीच में कहा। माथुर साहब का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वो अपना आपा नहीं खो सकते थे। उन्होंने रोमा की तरफ देखकर कहा, तुम अपनी बेटी को कुछ समझाती क्यों नहीं हो कि जब दो लोग जरूरी बात कर रहे हो तो बीच में नहीं टोकते, दिन भर बस फालतू के काम करती रहना, मगर बच्ची को तो अच्छी बातें मत सिखाना। रोमा जानती थी कि माथुर साहब तमन्ना की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ये सब बोल रहे थे, लेकिन रोमा अपने ऊपर आई हुई बात का बगैर जवाब दिए ऐसे ही जाने दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। उसने तुरंत एकदम रूखे अंदाज में कहा, सब आपका ही किया धराया है, आप ही की लाड़ का नतीजा है, ये नहीं कि कभी बच्चों को दो चार अच्छी बातें भी सिखा दो। चिराग को माथुर्स के इस फैमिली ड्रामे में चुटकी भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर वहीं रूही पर पड़ी तो वो एक घोड़ा बना हुआ सॉफ्ट टॉय से खेल रही थी और खुद ही खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, टकबक 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 हुर्र, टकबक 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 हुर्र। ये बोल बोल कर बार बार उसकी पूंछ को कभी ऊपर घुमाती तो कभी नीचे। उसे ऐसा करता देख चिराग को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, मगर वो हंसता भी तो कैसे। मगर उसने मन में सोचा, दिखने में तो अच्छी खासी है और एक्टिंग भी अच्छा कर लेती है, इसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। चिराग की नजर जहां रूही की हरकतों पर थी, वहीं तमन्ना की नजर उसकी जेवर जवारातों पर थी। रूही के गले का वो पर्ल नेकलेस तमन्ना की आंखों में गड़ चुका था। वो उसे देख देख कर इतना जल रही थी मानो किसी ने गर्म खौलते तेल में उसका दिल डीप फ्राई कर दिया हो। दो कौड़ी की अकल है नहीं और लाखों का सेट पहनकर बैठी है बेवकूफ। मुझे तो लगता है इसके ससुराल वालों को भी दिमाग की खासा कमी है जो इसको इतना महंगा सेट पहना दिया। कायदे से तो ये सब मेरा ही है, खैर कोई नहीं, एक बार नमन से मेरी शादी हो जाए फिर इससे ये भी छीन लूंगी, वैसे भी ये सब चीजों का क्या करेगी ये। चिराग ने तमन्ना को रूही की तरफ घूरते हुए देख लिया था। वो समझ गया था कि पक्का तमन्ना रूही के साथ फिर कोई बदतमीजी जरूर करेगी, इसीलिए उसने पहले ही विनय को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, विनय, आई जस्ट डोंट ट्रस्ट दिस गर्ल, इस पर नजर रखना और अगर इसने कोई भी बदतमीजी की तो स्टॉप हर देन एंड देयर। लेकिन तमन्ना तो अपनी आदत से लाचार थी ही, वो कोई बदतमीजी ना करे ऐसा तो तभी हो सकता था जब सूरज पूरब से ना निकलकर पश्चिम से निकलना शुरू कर दे। तमन्ना धीरे से चलकर रूही के पास आई और प्यार से उसे बोली, चलो रूही, बाहर खेलने चलते हैं, तुम्हें पसंद है ना खेलना? रूही ने झटक कर तमन्ना को मना कर दिया, नहीं, मुझे तो इसकी पूंछ के साथ ही खेलना है, उसने घोड़े की पूंछ सहलाते हुए कहा। रूही के मना करने से तमन्ना एकदम भड़क गई। उसने पूरी ताकत से रूही की बाह दबोची और दांत पीसते हुए बोली, कहा ना बाहर चलो खेलने, सुनती क्यों नहीं? वो उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर ले जाने की फिराक में थी कि तभी विनय ने आकर तमन्ना का हाथ पीछे खींच लिया और बोला, मैडम आप क्या कर रही हैं? उन्हें लग जाएगी। क्या कर रही हूँ? इसे खेलने के लिए बाहर ले जा रही हूँ, और क्या, पता नहीं पागलों की तरह यहाँ इस घोड़े के साथ क्या खेल रही है। विनय ने तुरंत उसे बड़े ही रूखे अंदाज में कहा, मैडम सॉरी, लेकिन आप रूही मैडम को ऐसे नहीं बोल सकती, आप प्लीज उन्हें ये पागल वगैरह मत बोलिए। ये बोलकर विनय वहाँ से हटकर चिराग के पास चला गया। विनय का इस तरह से रूही के बचाव में सामने आना, ये बात तमन्ना को कुछ जमी नहीं। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो एक पल को बिल्कुल सहम चुकी थी। ये समझ चुकी थी कि अब रूही पहले की तरह अकेली नहीं है, जिसके साथ वो जब चाहे जैसा चाहे पेश आ सके। लेकिन तमन्ना भी कम ढीठ नहीं थी और ना ही उसके मन में लालच कम था। तो विनय के वहां से जाते ही उसने रूही को वापस से फुसलाना चालू कर दिया। रूही, तुम्हें वो घोड़ा पसंद है ना जिसके साथ तुम अभी खेल रही थी? रूही ने तुरंत ही सर तेजी से हिलाकर हाँ कर दिया। तमन्ना ने आगे कहा,
अच्छा सुनो, चलो एक काम करते हैं, तुम वो घोड़ा अपने साथ अपने ससुराल ले जा सकती हो, लेकिन फिर तुम्हें भी बदले में कुछ देना होगा। एक के बदले दूसरा, वन फॉर अनदर, याद है ना हमारा पुराना गेम? रूही ने तुतलाकर कहा, ओके, क्या चाहिए तुम्हें बोलो, मैं दूंगी तुम्हें तुम्हारा नेकलेस। लेकिन रूही ने सीधा मना कर दिया। उसने मन में सोचा, ये तो चिराग की दादी की निशानी है, ये तमन्ना को कैसे दे सकती हूँ। रूही ने जैसे ही वो घोड़ा वापस उठाना चाहा, तमन्ना ने उसकी नेकलेस दबोच ली और बिना उसका हुक खोले ही उसकी गर्दन से एकदम से खींच लिया। तो ठीक है, हो गया फैसला, तुम ये घोड़ा ले जाओ और मैं तुम्हारा ये नेकलेस रख लेती हूँ। रूही मजबूर होकर उसे देखने लगी, मगर वो कर भी क्या सकती थी? कुछ करती तो सबको शक हो जाता। अपने हाथ में वो चमकता नेकलेस देखकर तमन्ना के तो वारे न्यारे हो गए थे। आखिरकार उसने अपने फालतू के पैंतरे से रूही से वो नेकलेस छीन ही लिया और रूही मजबूरों की तरह इस बार फिर कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर बातचीत के बाद अब वहाँ से निकलने की बारी थी। चिराग ने कहा, रूही चलो, घर चलना है। रूही इस बार बिना कोई नखरे किए तुरंत उसके पास आकर खड़ी हो गई। चिराग ने ये देखकर मन में सोचा, वैसे तो ये लड़की एक एक काम के लिए 100 मिन्नतें करवाती है, कहीं चलने को बोलो तो कंबल में घुस जाती है, और अभी यहाँ से जाने के नाम पर एकदम सीधी जाकर खड़ी हो गई। ये सब सोचते हुए चिराग की नजर अचानक उसकी गर्दन पर पड़ी। रूही के गले में वो नेकलेस ना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। ये इस लड़की ने नेकलेस क्या किया? कहीं इधर उधर तो नहीं गिरा दिया? नहीं, ये काम रूही का नहीं है। वो अगर सच में पागल होती तो मैं मान भी सकता था, ये काम पक्का तमन्ना का है। वैसे भी जब से रूही यहाँ आई है तब से उसकी नजर रूही के नेकलेस पर ही है। पर बोलूं कैसे कि तुम्हारा नेकलेस क्यों नहीं दिख रहा? ये विनय भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा? चिराग अपने ही नाटक में फंस चुका था। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो अपनी दादी की उस निशानी से हाथ धो बैठता, और अगर कुछ बोलता तो उसका राज खुल जाता। आखिर वो करे तो करे क्या? कुछ पल सोचने के बाद उसने विनय से कहा, विनय, वो कनिका ज्वेलर्स हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता है ना? हाँ, क्यों? अभी जाते वक्त तुम रूही का नेकलेस उनको दे देना और कहना कि इसमें डायमंड का कोई सुंदर सा पेंडेंट डाल दे। दादी को डायमंड्स बहुत पसंद थे ना। अब दादी तो पहन नहीं सकी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। विनय ने सर हिलाकर हाँ कर दिया और रूही की तरफ देखा। अब रूही के गले में तो वो पर्ल नेकलेस था ही नहीं। ये देखकर वो चौंक गया और हड़बड़ा कर चिराग को बताया, सर, एक्चुअली मैडम के गले में तो कोई नेकलेस दिख ही नहीं रहा है। चिराग ने तुरंत रूही से पूछा, रूही, तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? विनय कह रहा है तुम्हारा नेकलेस नहीं दिख रहा। ये बात सुनकर तमन्ना की हालत एकदम पस्त हो चुकी थी। वो मारे घबराहट के इधर उधर देखने लग गई और मन ही मन ये सोचने लग गई कि कहीं ये पागल अपने मुंह से कुछ बक ना दे। और बदकिस्मती से यही हुआ जो उसने सोचा। रूही ने तुरंत तमन्ना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, हाँ, तमन्ना ने कहा कि अगर मैं उसे अपना वो नेकलेस दूंगी तो वो मुझे ये घोड़ा अपने साथ ले जाने देगी, इसीलिए मैंने दे दिया। चिराग के चेहरे पर एक संतुष्टि सी आ गई थी। वो तो पहले से ही जानता था कि ये काम तमन्ना का ही हो सकता है, और वही हुआ। चिराग ने मौके का फायदा उठाते हुए तमन्ना को कहा, ये क्या बदतमीजी है तमन्ना? पीठ पीछे ऐसी हरकतें करने का ये क्या शौक है तुम्हें? तुमने रूही को इस सस्ते से सॉफ्ट टॉय के बदले उसका कीमती नेकलेस उससे छीन लिया। तमन्ना ने तुरंत अपनी सफाई में कहा, मैंने कोई नेकलेस उससे छीना नहीं है, बल्कि मैं उससे गेम जीत गई थी, इसीलिए उसने खुद दिया है। ये हमारा अपना एक पुराना गेम है, वन फॉर अनदर। माथुर साहब सारी बात समझ गए थे। समझते तो वो सब ही थे, अपनी पत्नी रोमा को भी और अपनी बेटी तमन्ना को भी। पर जिसके हाथ खुद कीचड़ में हो, वो दूसरे के कमीज के दाग पर कैसे सवाल उठा सकता था? उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए तमन्ना की इस हरकत पर पर्दा डालते हुए कहा, तमन्ना बेटा, तुम भी ना अब तक बच्ची की बच्ची ही हो। ये सारे गेम्स इतनी महंगी चीजों के साथ नहीं खेलते बेटा। अब बड़ी हो गई हो तो ससुराल जाने का समय आ रहा है तुम्हारा, समझी? वहाँ ये सब बचपना नहीं चलेगा। चलो रूही की नेकलेस वापस करो, चलो। तमन्ना नखरे करते हुए बोली, पर डैड, मैंने वो गेम नहीं जीता है। माथुर साहब अब थोड़ा सख्ती में आग दिखाते हुए बोले, तमन्ना ने तुरंत अपनी जीन्स की पॉकेट से नेकलेस निकाला और रूही को वापस पकड़ा दिया। रूही तालियां मार मार कर मुस्कुराने लगी, ये। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। रूही ने तमन्ना को नेकलेस देते वक्त उसके हाथ में वो नीलम जड़ा ब्रेसलेट देख लिया था, जो उसके पापा ने उसकी माँ को उनकी एनिवर्सरी पर दिया था। वो देखकर रूही का कलेजा कलप गया। माथुर साहब और उनकी बीवी बेटी ने मिलकर रूही का सब हथियार रखा था। अपने माँ की ये निशानी देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और भीगी आंखों से तमन्ना के ब्रेसलेट पर इशारा करते हुए बोली, मम्मा की ब्रेसलेट, मम्मा की ब्रेसलेट। माथुर साहब एकदम सकपका गए। रोमा तो गुस्से से फूल कर गुब्बारा हो चुकी थी और तमन्ना की हालत तो बस पूछो ही मत। रूही की भीगी पलकें देखकर चिराग का दिल भर आया। वो माथुर की करतूत तो जानता ही था, इसीलिए एक कड़क आवाज में बोला, अब रूही इतनी जिद कर रही है तो उसकी माँ की ब्रेसलेट उसे दे दीजिए ना माथुर साहब, बेचारी खुश हो जाएगी। ये भी तो आपकी बेटी जैसी ही है।
ये बात तो रोमा के जले हुए कलेजे पर नुकीले तीर की तरह जा चुभी। माथुर साहब भी चिराग की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए थे। पढ़ते भी क्यों नहीं, आखिर रूही कोई अपनी बेटी थोड़ी थी। उनके लिए तो रूही बस एक तरफ और धन दौलत सब एक तरफ। क्या माथुर साहब रूही को उसकी माँ का वो ब्रेसलेट देंगे या रोमा चल देगी अपनी कोई नई चाल? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर।